हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे समानता के अधिकार को। किसको पढ़ रहे थे? समानता के अधिकार को पढ़ रहे थे। और उसमें हमने आपको आर्टिकल 14 और 15 को व्यवस्थित ढंग से समझा दिया था। अब उसी के आगे हम लोग अब किसको पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल 16 को पढ़ने वाले हैं, जो समानता का पार्ट 2 होगा ना। तो देखिएगा, और स्पेशली ये बैच जो स्टार्ट किया गया है यूपीएससी 2025 के लिए किया गया है। समझ रहे हैं आप लोग? तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। अब आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे आर्टिकल 16 के बारे में। चलिए हेडिंग बनाएंगे बच्चे। आर्टिकल 16 जिसमें कहा क्या है बच्चे? अवसर की समानता। क्या क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो ये बच्चे अगर कहा जाए तो ये हमारे संविधान के मूल तत्वों के रूप में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 16 में वर्णन क्या है। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इसी के आर्टिकल 16 के कई सारे सब क्लास हैं और उन्हीं सब क्लास के माध्यम से आपको कई सारे बातों को समझाया गया है कि ऐसे कहाँ पर है जहां सरकार भेदभाव नहीं करेगी, ऐसे कहाँ पर है कि आम नागरिक भेदभाव नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो अगर देखा जाए इसमें जो भेदभाव को रोका गया है कुल कितने आधार माने गए हैं? इसमें कुल भेदभाव कुल कितने आधार माने गए बच्चे? 7 आधार। जबकि आर्टिकल 15 में भेदभाव के कुल कितने आधार मांगे गए हैं? 5। कौन कौन से मांगे हैं? अगर आपसे कहा जाए तो आपको माने गए धर्म माने गए हैं, जाति माने गए हैं, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 माने गए थे। जबकि यहीं पर आएंगे तो वंश क्रम और निवास स्थान के आधार पर हो जाएगा 7। तो आपसे समझिएगा, तो अगर आपसे कहा जाए आर्टिकल 16 में क्या है तो समझिएगा आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की क्या है बच्चे? समानता। और इसी में आइए इसके सब क्लास को देखते चलते बेटा। तो अगर देखा जाए तो आर्टिकल 16 का जो सब क्लास 1 है ये क्या कहता है? आर्टिकल 16 का सब क्लास 1 क्या कहता है बच्चे? तो ये कहता है रोजगार में सबको अवसर समान मिलेगा। क्या कहता है बच्चे? कि रोजगार में सबको समान अवसर मिलेगा। रोजगार में अवसर सबको समान मिलेगा। मतलब ये क्या कर रहा है बच्चे कि रोजगार में अवसर सबको क्या मिलेगा बेटा? समान मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? और रोजगार में अवसर सबको समान मिलने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर किसी पद पे किसी को भर्ती की जा रही है ना, तो अगर जो समान पद होगा तो समान पद के लिए समान नियुक्ति होगी और समान वेतन भी होगा। जैसे अगर मान लीजिए पुलिस प्रक्रिया की वैकेंसी आ रही है ना, तो पुलिस प्रक्रिया में जो महिला होंगे पुरुष होंगे दोनों को लेंगे, और महिला पुरुष को दोनों को ले लिए तो हम जो वेतन देंगे, जो सैलरी देंगे, अगर वो भी कांस्टेबल है तो दोनों को सैलरी क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है अगर महिला पुलिस से कांस्टेबल है तो उसे सैलरी कम दे देंगे या पुरुष कांस्टेबल है तो उसे सैलरी ज्यादा दे देंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर सेम पद पे हैं, सेम पोजीशन पर है, तो जो मिलने वाला उसको धनराशि होगा, जो भी लाभ होगा वो एक समान वितरण होगा। इनको धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। तो बात समझ रहे हैं? तो यहाँ कुल मिलाकर मोटे तौर पर कह सकते हो समान पद होगा बच्चे। क्या होगा? अगर समान पद होगा, अगर हमारे पास क्या बच्चे समान पद हो तो उनकी नियुक्ति क्या हो? समान नियुक्ति होगी। समान नियुक्ति होगी। और वेतन भी कैसा होगा बच्चे? तो आप कह सकते हैं समान वेतन होगा। क्या होगा? समान वेतन। तो मतलब एक ही पद पे अगर कोई वैकेंसी हो रही है तो अगर समान पद है तो नियुक्ति की प्रक्रिया भी समान होगी, वेतन भी क्या होगा? समान होगा। मतलब यहाँ पे आप बच्चे कुल मिला के हर जगह पे एक लाइन ही जोड़ेंगे, धर्म, जाति, मूल स्थान, ध्यान देना, धर्म, जाति, मूल स्थान, लिंग, जन्म स्थान, वंश क्रम, निवास स्थान। तो ध्यान देना ये कुल 7 कंडीशन है। कौन कौन से? धर्म है, जाति है, मूल स्थान है, लिंग है, जन्म स्थान है
वंश क्रम है, निवास स्थान। तो इन सभी के आधारों पे सरकार आपसे कोई भी अगर समान अवसर दे रही है तो कोई भेदभाव नहीं करेगा। आप किसी भी जाति धर्म, किसी भी धर्म से बिलोंग करिए, किसी भी जाति से बिलोंग करिए, किसी भी मूल स्थान से आइए, किसी भी लिंग से आइए, किसी भी जन्म स्थान से आइए, वंश क्रम कुछ भी हो, निवास स्थान कुछ भी हो, अगर आपने समान पद के लिए अपने अगर नियुक्ति आपकी हुई है तो सब प्रक्रिया सभी क्या होगी, समान होगी, और जो वेतन भी होगा, सैलरी भी होगा बच्चे, क्या होगा, समान होगा। इसमें आपको कोई भी अंतर किया नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चे? तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे बच्चे ध्यान देना है, रोजगार में अवसर सबको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। ये बात कहा गई आर्टिकल 16 के 1 में कहा गया। आइए अगला देखते हैं, आर्टिकल 16 का बच्चे 2। इसमें क्या कहा गया बेटा, इसमें कहा गया 7 आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। भाई ये 7 आधार क्या है, यही तो है। क्या ले सकते हैं, 7 आधारों पर, 7 आधारों पर सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में क्या करेंगे बच्चे, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब जो 7 आधार बच्चे, और 7 आधार हमारे पास कौन से है, ये 7 आधार हमारे पास यही है, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग स्थान पे आधार पे सरकारी 7 आधारों पे सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। बोलिए बात समझ आएंगे बच्चे, ये बात समझ आए। अब इसी का जस्ट देखेंगे, जो हमारे पास क्या है बच्चे, आर्टिकल 16 का 3। इसे बच्चे जो आर्टिकल 16 का 3 है ना, इसे 16 का अपवाद माना जाता है। क्या माना जाता है, इसे ध्यान देना है, इसे आर्टिकल 16(1) का अपवाद माना जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए तो जो आर्टिकल 16 का 3 है उसे आर्टिकल 16(1) का अपवाद माना जाता है। अब देखिए आर्टिकल 16(1) का अपवाद क्या है बच्चे, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि आर्टिकल 16 के कह रहा है कि रोजगार में अवसर सबको समान मिलेगा। ये क्या कह रहा है, रोजगार में अवसर सबको क्या मिलेगा, समान मिलेगा। पर यहीं पर 16 का 3 क्या कह रहा है कि यह स्पेशल कुछ राज्यों के लिए स्पेशल वैकेंसी को राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार चाहे तो निकाल सकती है। जैसे आप बताइए, अगर कोई वैकेंसी निकालना हो, सिर्फ अगर मान लीजिए यूपी राज्य के लिए, तो इसमें अन्य राज्य इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। अब जैसे मान लीजिए यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली, अगर यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली तो यूपी ने अगर अदर स्टेट को एंट्री नहीं लिया तो अदर राज्य इसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों नहीं विरोध करेंगे, क्योंकि भैया वो हमारा पर्सनल टेरिटरी है, हम अपने लोगों के लिए निकाल रहे हैं, वो तो हमारी बड़प्पन है ना, हमने अदर स्टेट के लिए हमने अनुमति दे दिया कि आप भी आके इसमें भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। समझ नहीं समझ रहे हैं। तो किसी विशेष राज्य, जैसे मान लीजिएगा कि सरकारी नौकरियों में किसी राज्य की संख्या बहुत कम है, मान लीजिए कि नौकरी अगर पुलिस की बात करें या फिर आर्मी की बात करें, तो मान लेते हैं कि झारखंड की जो जनसंख्या है, आर्मी में उनकी संख्या बहुत ही कम है। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, एक नियम लाया कि इस बार आर्मी की जो वैकेंसी निकल रही है सिर्फ झारखंड के कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर उन राज्यों को उत्थान के लिए, उनके राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए अगर आपके साथ क्या किया गया, क्या किया, असमानता लाया गया, तो इसे हम लोग असमानता नहीं मानेंगे, बल्कि परिस्थितियों का क्या मानेंगे, स्थिति मानेंगे, क्योंकि परिस्थितियों को हम लोग क्या करें, सही कर रहे हैं। तो यही बात कहा गया। कुल मिला के मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि इसमें कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है सरकारी नौकरियों में, मतलब उन्हें स्पेशल एंट्री के माध्यम से सरकार ले सकती है। अब आप कुछ कर नहीं सकते हैं। बात समझ पाए, नहीं समझ पाए? तो यहां हम लिख सकते, क्या लिख सकते बेटा, कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं, संसद विधि बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। तो ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद कर लीजिएगा कि संसद विधि बनाकर कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है अगर ऐसा चाहे तो। ये बातें कहाँ थी बेटा, आर्टिकल 16 के 3 में थी। तो यहां तक की बातें अगर हो गई हो तो बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएं।
आइए आगे चलते हैं। अगला हमारे पास बच्चे क्या है, आर्टिकल 16 का 4। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चे, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहीं से ओबीसी को सरकारी नौकरियों में क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। तो ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है वो कहां से मिला है, आर्टिकल कहां पे 16 के 4 में जिक्र है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर बन जाए तो आर्टिकल 16 4 का, इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण के शक्ति को क्या किया गया, प्रदान किया गया है। हाँ, इसमें क्या किया बेटा, इसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण की शक्ति प्रदान है। मतलब इसमें पिछड़े वर्ग को आरक्षण की शक्ति प्रदान है, मतलब आरक्षण दिया गया। अब बच्चे अगर आरक्षण दिया गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा भैया आरक्षण देने के पीछे कारण क्या था, कैसे आरक्षण दिया गया, है कि नहीं है। अगर ये आरक्षण की कहानी उठी तो कैसे हुई, तो कुल मिला के आप कह सकते हो यहाँ पे ओबीसी को 27% का क्या दिया गया बच्चे, आरक्षण दिया गया। तो ओबीसी को जो 27% का आरक्षण दिया गया तो कैसे दिया गया, तो आपको बताऊं बच्चे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 340 है, क्या बच्चे है, आर्टिकल 340। और आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो जो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, उनके लिए अर्थात आरक्षण की नीति क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। अगर कर सकते हो तो कुल मिला के आरक्षण आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। समझ रहे हैं। तो आर्टिकल 340 के तहत क्या किया गया बेटा, राष्ट्रपति ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आयोग को क्या किया, गठन किया। राष्ट्रपति जो समाज में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए आयोग का गठन कर सकता है। क्या कहा गया बच्चे कि राष्ट्रपति जो समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। अब ऐसे में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या राष्ट्रपति की अध्यक्षता में ही आर्टिकल 340 का राष्ट्रपति ने कह दिया कि बताइए आखिर जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं तो इनको कैसे आकलन करें कि ये पिछड़े लोग हैं, ये गरीब लोग हैं, इन्हीं को आरक्षण दिया जाए। भैया आरक्षण जिसको दिया जाए तो सही व्यक्ति को मिलना चाहिए ना, तो इसके लिए कुछ तो करो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 340 के तहत एक आयोग का गठन किया। और उस आयोग का नाम क्या था बेटा, सबसे फर्स्ट आयोग गठन हुई 1953 में, इसका नाम है काका कालेकर समिति। तो क्या हुआ, फर्स्ट आयोग। और फर्स्ट आयोग कौन था बच्चे, जिसका नाम था काका कालेकर आयोग। क्या लिखेंगे बेटा, काका कालेकर आयोग 1953। तो काका कालेकर आयोग गठित हुआ। और काका कालेकर आयोग जब गठित हुआ, कब गठित हुआ बेटा, 1953 में गठित हुआ। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, पर इनके रिपोर्ट को जो उन्होंने पेश किया कि आरक्षण कैसे देना चाहिए, पर इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। क्योंकि ये रिपोर्ट में जो उन्होंने बातें सुलझाई थी वो हमारे काम की नहीं थी, तो इसलिए इनके बातों को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। इसी बात फर्स्ट आयोग बाद फिर हमारा सेकंड आयोग बना, और सेकंड आयोग किसने बताया बेटा, जिसका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम था, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। और नीलम संजीव रेड्डी कमेटी कब बनी बेटा, 1979 में। कब बनी, 1979 में बनी। पर आपको बताऊं कि नीलम संजीव रेड्डी भी क्या हो गया बच्चे, इसका भी रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया गया, ये भी क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। समझ रहे हैं। तो सेकंड आयोग भी फेल हो गया और फर्स्ट आयोग भी फेल हो गया। तो इसके बाद लास्ट में क्या होता है, तीसरा आयोग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, इसी जस्ट बात ही थर्ड आयोग। और थर्ड आयोग बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा
बीपी मंडल, इसी को हम लोग किस नाम जानते हैं? बीपी मंडल, बीपी मंडल आयोग। अब बीपी मंडल आयोग इसी को बोलते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद। क्या नाम है इनका पूरा नाम? बिंदेश्वरी प्रसाद आयोग गठित होता है। अब बिंदेश्वरी प्रसाद जो मंडल आयोग था बच्चे, इसी मंडल आयोग की जो बात इन्होंने कहा तो 1980 में मंडल आयोग ने क्या किया बच्चे? 1980 में क्या किया? अपनी रिपोर्ट पेश की। क्या की? रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट पेश किया। और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश किया ना तो इनकी रिपोर्ट को क्या किया बेटा? मान लिया गया। अब कुल इन्होंने कितनी लिस्ट बनाई थी? तो ध्यान देना है 3734 जातियां। बताया कि 3734 जातियां जो है ओबीसी के अंदर आती है, समझ रहे हैं? और इस 3734 जातियों को ओबीसी के अंदर आते हैं और इन सभी को क्या देना चाहिए? मतलब कुल मिला के जाति आधार पर। किसके आधार पर बेटा? जाति के आधार पे। तो जाति के आधार पर छड़ देंगे। तो बीपी मंडल आयोग को क्या किया? सिफारिश को जो उन्होंने रिपोर्ट लगाया, इस रिपोर्ट को क्या किया बेटा? स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार किया गया तो 1990 में कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बीपी मंडल के आयोग को क्या किया? लागू कर दिया। क्या हुआ? जो ये आयोग बना इसी क्या किया गया? 1990 में क्या किया गया? उसी 1990 में ध्यान देना, उसमें कौन थे? विश्व प्रताप सिंह। कौन थे? विश्व प्रताप। तो विश्व प्रताप सिंह ने बीपी मंडल आयोग को लागू कर दिया। और जब इनको क्या किया बच्चे? लागू कर दिया। किसको? बीपी मंडल के आयोग को। और जब लागू कर दिया तो लागू करने के बाद इसी पे क्या किया गया? जो शैक्षिक और पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें ओबीसी को क्या किया गया? लागू किया। तो ओबीसी को यहीं से मिल गया बेटा क्या? 27% का रिजर्वेशन मिल गया। क्या मिल गया? 27% का छूट मिल गया। तो बोलो बात समझ में आया कि आरक्षण कैसे है ओबीसी का? तो ओबीसी का आरक्षण के लिए क्या हुआ? आर्टिकल 16 में ओबीसी का आरक्षण की बात जिक्र की गई है, पर इसके पहले राष्ट्रपति ने आर्टिकल 340 के तहत क्या किया था? आयोग का गठन किया। और उस आयोग सबसे पहली कमेटी कौन सी बनी थी? काका कालेकर आयोग बनी थी। पर काका कालेकर क्या होगी? फेल हो गई। फिर कौन बनी? नीलम सजीव रेड्डी कमेटी बनी, ये भी फेल हो गई। फिर कौन बनी? बीपी मंडल आयोग बना। अब इसी बीपी मंडल के आयोग की अध्यक्षता में क्या किया गया? ओबीसी को 27% क्या दिया गया बच्चे? आरक्षण दिया गया। अब ये कहा गया कि अब 27% रिजर्वेशन सीट कर दिया जा रहा है। किसके लिए कर दिया जा रहा है बच्चे? ओबीसी के लिए कर दिया जा रहा है। किसके लिए कर दिया जा रहा है? ओबीसी के लिए कर दिया जा रहा है। ठीक है। अब इसी के तहत एक और कंसेप्ट आया था क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। तो क्रीमी लेयर क्या होता है? जो गरीब वर्ग है उन्हें कहा गया कि लाइन खींचा गया, तो इस लाइन के जो ऊपर आएंगे, पॉवर्टी लाइन से ऊपर आएंगे, उन्हें हमने कहा क्रीमी लेयर कहा। और जो इससे नीचे आएंगे उसे क्या आएंगे? नॉन क्रीमी लेयर। मतलब ये जो ऊपर है उन्हें धनी लोग होंगे, जिसमें ए ग्रुप की वैकेंसी, बी ग्रुप की वैकेंसी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी जो लोग होंगे इन्हें हम लोग क्या मानेंगे? क्रीमी लेयर मानेंगे। अब इसके जो नीचे होंगे उन्हें हम लोग क्या मानेंगे? नॉन क्रीमी लेयर। मतलब कैसे है बेटा? गरीब है। तो आपसे कहा जा सकता है कि यहीं पर क्रीमी लेयर और प्लस नो क्रीमी लेयर का क्या है? कंसेप्ट है। अब क्रीमी लेयर के अंदर कौन कौन आएगा? तो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गए, बी एवं ए ग्रुप के जितनी भी वैकेंसियां के लोग हैं वो सभी किसमें आएंगे? तो सभी किसके अंदर आएंगे? क्रीमी लेयर के अंदर। समझ आएंगे? नहीं आएगा? तो ये सारी बातें हुई थी आरक्षण आयोग के अंदर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओबीसी को आरक्षण किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 16 के कहा बच्चे? 4 में है। तो बताओ यहां तक की बात क्लियर हो तो हम बताओ आगे बढ़ जाइए। अब देखिए, आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाए तो देखिए ये कब मिला है? 1990 मिला है, याद रखिएगा। अब बच्चे आपको बताता हूँ। अब इसके बाद बच्चे इसी का 16 के क्या है? 5 है। क्या बेटा? 16 का 5 है। और 16 के 5 में क्या कहा गया है? तो आपसे इसमें यह कहा गया है कि कुछ धार्मिक संस्थानों में धर्म के अनुयायियों के लिए क्या है बेटा? छूट है। क्या है? इसमें कहा गया कोई विशेष धर्म या संस्था होती है तो इसमें वो क्या करेगा? अपने वरिष्ठ व्यक्ति को चुन सकता है और राज्य सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मान लीजिए हम कोई धर्म पोषित संस्था चला रहे हैं, तो इस धर्म में हमें किसी व्यक्ति के अनुयायी को चुनना है या मठाधीश को चुनना है, हमको सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, हम स्वतः चुन सकते हैं। मेरा क्या है? शैक्षिक अधिकार है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले बच्चे तो अगला लिख लेंगे। आर्टिकल 16 का बच्चे 5। आर्टिकल 16 के 5 में क्या कहा गया बच्चे? तो आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर इसमें मोटे तौर पर कहा गया है कि क्या कहा गया बच्चे? कि कुछ धार्मिक संस्थानों में
कोई क्या कहा है, कुछ धार्मिक संस्थानों में अपने इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं। कुल मिला के अपनी इच्छा अनुसार जिसको चाहो आप क्या करो भैया चुन लो, कोई हमसे रोक टोक नहीं है ना, सरकार आपसे वहां से हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात कही गई थी, तो आप कह सकते हो 16 के किसमें कहा गया बेटा, 5 में कहा गया। और दूसरी बात यही पर आता है क्या, 16 का 6, 16 का 6, और जिसको मैंने आपको आर्टिकल ध्यान देना 15 के 6 में भी बताया हूं। यही कुल मिला के क्या किया गया है, 103 संविधान संशोधन 2019 में क्या जोड़ा गया बेटा, यहीं पे जोड़ा गया EWS, जिसमें 10% क्या दिया गया है, आरक्षण। किसको दिया गया है, श्रवण वर्ग को। समझिएगा बात को। तो ये आरक्षण की जो नीति लागू हुई है कहाँ है, आर्टिकल 16 के 6 में। पर जरा एक बात समझिएगा, यहीं से अभी लिखना बंद करिए, पहले आप ध्यान सुनिए। अगर आपसे कहूं तो बीपी मंडल के रिपोर्ट को कब मान लिया गया था, 1990 में। और जब बीपी मंडल की रिपोर्ट को 1992 में मान लिया बेटा, तो इसी समय 1990 माना गया। और 1992 में क्या होता है, इंदिरा साहनी केस आता है। क्या आता है, ध्यान देना, 1992 में इंदिरा साहनी विवाद 1992। इंदिरा साहनी विवाद जो 1992 आता है, इस पे आरक्षण को लेके था कि भैया अगर आरक्षण ऐसे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि पूरा आरक्षण ही लागू कर देंगे तो देश अपंग हो जाएगा, लोग उसके आदी हो जाएंगे। तो इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया कि जो आरक्षण की नीति होगी बेटा, तो ध्यान देना, आरक्षण पहली बात इसमें कहा गया, इसमें क्या क्या पॉइंट कहा गया बेटा, तो आरक्षण समानता का विरोध नहीं है। क्या कहा गया, आरक्षण समानता का विरोध नहीं है। मतलब हम अगर आरक्षण दे रहे हैं किसी को तो समाज के उसे मुख्य धारा में लाने के लिए दे रहे हैं, न कि हम लोग समानता को उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे माना जाए तो एक तरीके से समानता का तो मतलब होता है कानून नजर में सभी एक समान होना। पर आरक्षण देकर हम किसी को उठा रहे हैं तो किसी न किसी की तो समानता घनन हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर करे अगर यहाँ समानता घनन हो रहा है तो होने दो, क्योंकि दो प्रकार का भेदभाव होता है, एक तार्किक भेदभाव, एक अतार्किक। तार्किक भेदभाव का मतलब समझते हो क्या होता है, तार्किक भेद का मतलब होता है कि अब जैसे मान लीजिएगा अब 5 रोटी है हमारे पास है, अब खाने वाले कितने लोग हैं बच्चे, 4 लोग हों। अब 5 रोटी किसकी है, सिर्फ एक व्यक्ति की है। किसकी है, मान लेते हैं 5 रोटी सिर्फ सोनू का है, ये 5 रोटी अपना लेके आया हुआ है। पर आप यहाँ 3 लोग और ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना है नहीं, ये खाए बिना मर रहे हैं। अब ये 5 रोटी लेके अपना रखे हुए हैं, ताव से खा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इनके रोटी को लिया, अब इसमें से 2 रोटी इनको दे दिया, पर एक रोटी इनको दे दिया, एक रोटी इनको दे दिया, एक रोटी इनको दे दिया। तो हमें आपके अंदर से एक रोटी लाके सबको दे दिया। तो आप कहेंगे ना ये तो मेरी संपत्ति थी, मेरी सब कुछ थी, मेरा उल्लंघन आप कर रहे हैं। पर हमने क्या किया, इसलिए आपको दे दिया क्योंकि इनको अगर नहीं देंगे तो खाए बिना मर जाएंगे। तो इनको भी जिंदा रखना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपने हिस्से का हिस्सा क्या करेंगे, थोड़ी सी हिस्सा क्या दे देंगे, उनको दे देंगे। तो हम दे तो रहे हैं, तो समानता का उल्लंघन तो हो रहा है। पर यहाँ समानता का जो उल्लंघन हो रहा है कैसा हो रहा है बच्चे, तार्किक। क्योंकि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो तबके हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है, कैसे लाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं छूट देंगे। तो वही जो छूट दिया गया उन्हीं को क्या कहा गया, आरक्षण कहा गया। क्या कहा गया, आरक्षण। अब आरक्षण के माध्यम से उन्हें छूट दिया गया। अब यही छूट आज की नजर में क्या है, समानता का उल्लंघन है। समानता क्या कहता है, कानून नजर में सभी समान है। बताइए 80 को आप 90 अगर 80 नंबर में क्यों उसे पुलिस में ले रहे हैं, ओबीसी को 95 में क्यों ले रहे हैं, जनरल को 103 में क्यों ले रहे हैं, सबका कटाव बराबर बना। तो भैया कटाव बराबर बनाएंगे, कटाव बराबर बना देंगे। पर इसमें क्या होगा, किसी एक ही, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर कटाव बराबर हो गया तो जिस वर्ग के पढ़ने वाले लोग अच्छे होंगे, जो ठीक ठाक होंगे, उन्हीं की एंट्री पूरी पूरी हो जाएगी। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, वो समाज की मुख्य धारा में कैसे आएंगे। तो समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए ही क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। तो इसीलिए आरक्षण को कहा गया आरक्षण समानता का विरोधी नहीं है। यह आरक्षण कुल मिला के समानता को लाता है, पर यह कैसा भेद करता है, तार्किक भेदभाव करता है। और जहां तार्किक भेदभाव होगा वहां आरक्षण समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
अतार्किक भेदभाव होगा तो असमानता को उल्लंघन माना जाएगा। अब जैसे अतार्किक मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लीजिए कोई एसटी समुदाय का लड़का है, उसने किसी का मर्डर कर दिया, और कोई जनरल कैंडिडेट का कोई लड़का उसने मर्डर कर दिया, तो एसटी का है, पिछड़ा हुआ है, गरीब है, तो उसे हम सजा कम दे दें, ये क्या हो गया, अतार्किक भेदभाव का। ऐसा भेदभाव कर रहे तो समानता को उल्लंघन माना जाएगा। और चाहे वो एसटी का लड़का हो जाए किसी का लड़का हो, अगर अपराध किया तो सजा मिलेगा बराबर। पर समाज की मुख्य धारा लाने के लिए, नौकरियों में उनको एंट्री दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, अगर जनरल से उसकी कटाव थोड़ी सी कम लेकर हमने एंट्री करा लिया, तो इसका मतलब उसे भेदभाव हम लोग नहीं मानेंगे। यहाँ भेदभाव कैसा है, तार्किक है। बात समझ आ रहे हैं? तो भेदभाव तार्किक है और तार्किक है, इस पे ध्यान देने के योग्य है। किसी चीज को एक बार पढ़िए, पर इतने बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए कि दोबारा उस पर अगर कोई बहस करे, कोई बात करे, तो आपके पास इतनी समझ हो, इतनी कंसेप्ट हो कि हम उसे जवाब दे सकें। अब आरक्षण का लोग मतलब ही गलत निकालते हैं। अब आरक्षण का थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, कि आरक्षण के पीछे कारण क्या है? तो आरक्षण के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि निचले तबके के लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें कुछ छूट दे दिया गया। और किसमें छूट दे दिया गया? एजुकेशन के क्षेत्र में दे दिया गया और नौकरियों के क्षेत्र में दे दिया गया। समझ नहीं आएगा? चलिए तो देखिएगा बच्चे, तो जब इंदिरा साहनी की विवाद आया तो उसमें कहा गया कि आरक्षण समानता के विरोधी नहीं है। दूसरी बात इसमें कहा गया बेटा, आरक्षण का आधार जो होगा बेटा, क्या होगा? आरक्षण का आधार क्या होगा बच्चे? जाति होगी। मतलब हम लोग आरक्षण किस आधार पर देंगे? जाति आधार पर देंगे, इसलिए जाति आधार पर आरक्षण दिया गया बेटा। अगली बात, दूसरी बात कहा गया, आरक्षण की सीमा क्या है बच्चे? आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चे, क्या कहा गया? आरक्षण की सीमा 50% से क्या अधिक होनी नहीं चाहिए। मतलब मैक्सिमम आरक्षण चाहे किसी वर्ग को दीजिए, पर मैक्सिमम सीमा कितनी होनी चाहिए? 50% से कितना होना चाहिए बेटा? कम ही होना चाहिए। अगली बात इसी में कहा गया और इसी में कहा गया बेटा, जो प्रोन्नति क्या होता है बेटा? प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। बताते हैं, नहीं दिया जाएगा। प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए अब नौकरी पा गए, तो नौकरी पा गए तो मान लो कोई एससी कैंडिडेट है, कोई ओबीसी कैंडिडेट है, कोई जनरल कैंडिडेट है, तीन के तीनों सिपाही हो गए एक ही समय में, एक ही मतलब कि 2005 बैच में मान लो सिपाही हो गए तीन के तीनों, राइट? तो 10 साल के बाद क्या हुआ? प्रमोशन हुआ। तो प्रमोशन में 10 साल एससी कैंडिडेट भी वहां रहा, 10 साल ओबीसी भी रहा, और 10 साल क्या रहा? जनरल भी रहा। पर एससी वाला 10 साल में क्या हो गया? हेड कांस्टेबल हो गया। वही ओबीसी और जनरल का लड़का अभी कांस्टेबल ही बना रह गया। तो इसी बोलते हैं पदोन्नति, पर प्रमोशन कि मतलब कि हम लोग एससी एसटी जो होंगे उनको क्या करेंगे? प्रमोशन नहीं देंगे, बस नौकरी ले लिए भाई, मेहनत आगे बढ़िए। तो यह कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अर्थात प्रमोशन हम लोग एससी एसटी को नहीं देंगे। ये बातें भी कहा कर दिया गया बेटा, यही 1992 केस में कहा गया। और इसके बाद ध्यान देना, ये सारी बातें कहाँ गई बेटा? कहा गया इंदिरा साहनी के केस में कहा गया। अब जरा देखिएगा, अब इसका विरोध होगा। विरोध कैसे होगा बेटा? किसी में जब आप पढ़ेंगे तो आएगा आपका आर्टिकल, हमने पढ़ाया था 16 का 4, और 16 के 4 में तो ये क्या पढ़ाया गया था? ओबीसी का आरक्षण। अगर आप ध्यान समझिए बच्चे, तो आपके पास है एक डाटा है कि आर्टिकल हमने पढ़ा था बच्चे, आर्टिकल 16 का क्या पढ़ा था बच्चे? 4। अब आर्टिकल 16 के 4 में क्या था बच्चे? ओबीसी को 27% क्या था बच्चे? आरक्षण था। तो इसी आर्टिकल 16 के 4 का कौ बनाया गया? क्या बनाया गया बेटा? आर्टिकल 16 का क्या बनाया गया? 4 बनाया गया। आर्टिकल 16 का 4 का कौ बनाया गया, सब क्लास बनाया गया। अब इसे ध्यान देना है, 77वां संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया। क्या गया बेटा? जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? 77वां संविधान संशोधन 1995 से जोड़ा गया। और इसमें आपके मन में आएगा कि भैया इसमें कहा क्या गया? तो इसमें कहा गया बेटे कुल मिला के एससी एसटी को प्रमोशन में
आरक्षण कहाँ कहाँ दिया गया, एस सी एस टी को प्रमोशन में क्या क्या आरक्षण दिया जाएगा, मतलब कि अगर पुलिस हो गए हैं तो 10 साल में उन्हें कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हम बना देंगे। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखिएगा कि छोटे छोटे एग्जामों तो मान लीजिए ये लोग एंट्री कर लेते हैं, पर बड़ी बड़ी पदों पे कहाँ पहुंच पाएंगे। अब आज भी अगर बड़े बड़े पदों पे बड़े बड़े लोग ही बैठे रहेंगे तो नीचे रह के करेंगे क्या, तो इनको भी उच्च पदे पे पहुंच पाए, इसलिए पदोन्नति में भी क्या दिया गया बच्चे, आरक्षण दिया गया। तो ये बात कहाँ कही गई, आर्टिकल 16 की 4 में कहा गया, 16 के 4 की सब क्लास क में कहा गया। तो बेटा ध्यान देना, इसके तहत ये जोड़ा गया बेटा। इसके साथ साथ बेटा यहीं पर और क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 16 के 4 का ही बेटा, आर्टिकल 16 के 4 का ही क्या आया, ख आया, क्या आया, ख आया। अब आपसे कहा जाए कि भैया इसे कब जोड़ा गया, तो इसे ध्यान देना बच्चे, अगर जोड़ा गया तो 81वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा हुआ था बच्चे, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ, 2000 में हुआ था। क्या हुआ था, 81th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था बच्चे, 2000 में। जोड़ा गया। अब ध्यान देना बेटा, आर्टिकल 16 के 4 का ख जोड़ा गया। अब इसमें क्या कहा गया बच्चे, इसमें ध्यान है, कैरी फॉरवर्ड नियम है, क्या है, कैरी फॉरवर्ड नियम। अब आपके मन में आएगा कि सर ये कैरी फॉरवर्ड नियम क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड नियम या इसे बोलते हैं बैकलॉग सीट, इसे क्या बोलते हैं बच्चे, कैरी फॉरवर्ड नियम या बैकलॉग सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैकलॉग सीट। और बेटा बैकलॉग सीट क्या होता है या कैरी फॉरवर्ड नियम क्या होता है, तो आप बताऊं, जैसे मान के चलिए कि मान लीजिएगा कि गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली ना, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, चलिए तो गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी निकाली ए नाम का ना, तो मान लेते हैं 4 कैटेगरी होती है बेटा, एससी हो गया, ओबीसी हो गया और क्या हो गया, जनरल हो गया। तो मान लो एससी का बेटा हमने कितना सीट निकाल दिया, 200 निकाल दिया, ओबीसी के लिए हमने कितना निकाल दिया, 300 निकाल दिया, और जनरल के लिए हमने कितना निकाल दिया, 500 निकाल दिया, राइट। और हमने क्या किया, इस पर प्रक्रिया की, चयन लिया, और चयन लेने के बाद हमको पता चला कि एससी का 50 सीट बच गया था, 50 सीट खाली चली गई, क्योंकि एससी कैंडिडेट के मेंबर थे ही नहीं, बात समझे। तो जब 50 सीट जो बच गई, तो इस 50 सीट को, ये 50 सीट जब अगले साल वैकेंसी आएगी उसी ग्रुप की, जैसे मान लो पुलिस की वैकेंसी के लिए थी तो 200 सीट किसके लिए थी, एससी के लिए थी, और ओबीसी के लिए कितना सीट था, 300 था, जनरल के लिए कितना सीट था, 500 था। तो जब वैकेंसी हुई तो 300 प्लस 500 सीट तो भर गई, पर एससी कैंडिडेट के जो मेंबर थे उसमें से मात्र 150 ही पुलिस बन पाए, मतलब कि 50 सीट खाली चली गई, मतलब लड़के ही नहीं थे पेपर देने के लिए, मतलब योग्य ही नहीं थे। तो इसमें क्या हुआ, 50 सीट बेटा बच गया। तो ये जो 50 सीट बचा, तो अगले साल जब पुलिस की वैकेंसी आएगी तो इसे क्या कर दिया जाएगा, अगले बार एससी वाले सीट में इसे क्या कर दिया जाएगा, जोड़ के अगले, जैसे अगर मान लीजिए इस साल भी वैकेंसी आई तो 200 पोस्ट आया, तो 50 सीट कौन सी थी, पुरानी वाली थी, तो ये टोटल सीट कितनी आ गई, इस बार 250 आ गया, कितना आ गया बच्चे, 250। तो अगली बार इस बार सीट कितना आ गया बच्चे, 250 आ गया। अब इस बार भी सिलेक्शन हुआ, और इस बार सिलेक्शन में भी फिर भी 50 सीट इस बार भी बच गया, इस बार भी कितना सीट बच गया, 50 सीट। तो हम ये मान लेंगे कि अब एससी कैंडिडेट में लोग पुलिस वाले ही बहुत ही कम हैं, तो ऐसे में ये 50 सीट अब अगली साल जब वैकेंसी आएगी तो इसे हम लोग जनरल के साथ ऐड कर देंगे, समझ नहीं आएगा। अब इसको किसके साथ ऐड कर देंगे, जनरल के साथ ऐड कर देंगे। इसी को बोला गया, क्या बोला गया बेटा, कैरी फॉरवर्ड नियम या बैकलॉग सीट। तो समझ नहीं आएगा बात को, मतलब जो सीटें थी उनको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, किसके सीटों में बेटा, जनरल के सीटों में ट्रांसफर कर दिया। ये बातें कहां लिखी गई थी, 16 के 4 के ख में। अब बच्चे बताओ, क्या इंदिरा साहनी केस का विरोध हुआ कि नहीं हुआ, इंदिरा साहनी केस का विरोध हुआ, क्या विरोध हुआ, पहली बार विरोध हुआ कि भैया आरक्षण का आधार तो जाति, चलो ठीक है, पर यहां देखो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको देख रहे हो ये 16 आर्टिकल 16 के 6 में 103 संविधान संशोधन 2019 में 10% आरक्षण दिया गया। तो बताओ एससी एसटी प्लस ओबीसी को मिलाकर 49.5% आरक्षण पहले से था कि नहीं था। और कहा गया आरक्षण की 50% से अधिक नहीं होगी,
आरक्षण नीति 50% से अधिक नहीं होगी। अब बताओ, जब आपने 2019 में 10% आरक्षण और दे दिया तब आरक्षण कितना हो गया? 59.5% हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, तो इनके आरक्षण की जो समानता का उल्लंघन था हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, आरक्षण कितना होना चाहिए था? 50%, और आरक्षण कितना हो गया? 59%। दूसरी बात, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और आप देख रहे हो आर्टिकल 16 की 4 के सब क्लास के तहत कहा गया SC ST को पदोन्नति प्रमोशन दिया जाएगा। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से इंदिरा साहनी केस का क्या हुआ बच्चे? विरोध हुआ। तो क्या इस बात को समझ पाए? तो ये था पूरा विवरण किसका बेटा? आर्टिकल 16 का। अब इतना डिटेल पढ़ने पीछे अभी आपको बता रहा हूँ, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ वो आपके SI की एग्जाम के लिए पर्याप्त है। इससे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन बताओ क्या ही पूछेगा? अब इससे ज्यादा डेप्थ आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। पर हाँ, इतना भी अगर आप जो जानते हैं तो आप मान लीजिए ठीक ठाक का पेपर करने के लिए योग्य है। आइए अब देखेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 17। चलिए, तो आइए हम लोग अब देखते हैं, किसको देखते हैं बच्चे? आर्टिकल 17 को ना। आइए, ये आर्टिकल 17 और 18 बड़े छोटे छोटे हैं, इनको बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे हम लोग। आइए, चलिए बच्चे, तो आर्टिकल 16 का विवरण हमने देख लिया। अब देखेंगे बच्चे आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या है प्यारे? तो आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अब मन में आएगा कि भैया अस्पृश्यता का अंत का मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता के अंत का मतलब क्या होता है? इसमें यह कहा गया कोई भी व्यक्ति जाति आधार पे, धर्म आधार पे किसी भी छुआछूत मतलब छोटा बड़ा देखकर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि तुम छोटे जाति से आते हो, तुम बड़े जाति से आते हो तो तुम हमारे पास नहीं बैठोगे। हाँ, तो इस प्रकार की जो आप छुआछूत एक समाज में विद्यमान है, उन सभी का ये क्या करता है? विरोध करता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। अब अगर ऐसा करता हुआ कोई पकड़ा गया तो ध्यान देना बेटा, इसमें दंड का भी प्रावधान है। आपको बता दूं, तो सुप्रीम ने कहा कि जाति आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या कहा गया बेटा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जातीय आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या कहा बेटा? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को के साथ जाति आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मतलब जाति के आधार पर विरोध नहीं कर सकते बेटा। अब इसी को लेकर दंड का प्रावधान भी इसमें है बेटा। क्या है इसमें? तो आपसे कहा जाए इसमें दंड का प्रावधान है। अगर कोई भी जातिगत उल्लंघन करता है, छुआछूत उल्लंघन करता है बेटा, तो आप बताओ 6 महीने का क्या है बेटा? 6 मंथ से लेकर बेटा 6 मंथ से लेकर आपको 5 ईयर तक कारावास है। समझ रहे हैं ना? तो आपको जेल हो जाएगी अगर कोई जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कोई भी जाति का, इसीलिए बेटा ध्यान देना, हमने क्या किया? अस्पृश्यता अधिनियम 1900 क्या लाया बच्चे? 55 लाया कि अगर कोई भी दंड का प्रावधान करेगा तो इसके लिए हमने क्या किया? सजा की व्यवस्था कर दिया। इसी को बेटा हमने क्या किया? आगे चलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कह दिया। इसी को अस्पृश्यता क्या कहा गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछ लिया जाए कब लाया गया था बेटा? तो 1976 में। कब लाया गया था? 1976 में। इसके बाद ध्यान देना, SC ST निवारक अधिनियम। तो SC ST निवारक अधिनियम बेटा कब लाया गया था? 1989 में लाया गया था। तो बताइए ये सभी एक्ट आने के पीछे कारण क्या है?
अगर आपसे मैं कहूं कि सभी एक्ट क्यों लाए जा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे यही कारण है ना कि छुआछूत बहुत ज्यादा प्रबल थी, तो उसको थोड़ा सा क्या शक्ति लाने के लिए हमने सभी एक्ट को ला दिया। अगर कोई भी छुआछूत का उल्लंघन करता है तो यह कानूनन क्या बच्चे, अपराध है। समझा? इसके तहत हमने समझा तो क्या ला, तो यह ध्यान देना, तो आर्टिकल 17 कुल मिला के अस्पृश्यता का क्या है, अंत है। कोई भी छुआछूत का उल्लंघन नहीं करेगा, जातिगत आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यही बात किसमें है बेटा, आर्टिकल 17 में। और आर्टिकल 17 बस इतना जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। चलिए इतना जान लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए और डालेंगे आप लोग आर्टिकल 18 ना। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में क्या बेटा, तो आप लोग को पता है उपाधियों का अंत है, उपाधि का अंत है। तो उपाधि का अंत है, ये कहाँ है, तो आर्टिकल आपका कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, 18 है। अब आर्टिकल 18 उपाधि का अंत है, तो कुल मिलाकर इसमें ये कहा गया है राज्य उपाधि नहीं देगा। क्या करेगा, राज्य उपाधि नहीं देगा। अब कोई व्यक्ति अगर उपाधि की बात करता है, तो जैसे अगर कोई भी एजुकेशन है, कोई भी एजुकेशन है, या फिर अगर सेना के द्वारा कोई भी सम्मान दिया गया है, समझ रहे, तो अगर वो है तो सिर्फ वह भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। पर कोई आपको इनाम मिला है, कोई उपहार मिला है, तो उसे नाम के आगे अपने आप नहीं लगा सकते हैं। यही बात है। तो कुल मिला के उपाधियों का अंत कहा है बेटा 18 में है। और ये भी कहा गया है कोई भी विदेशी अगर आपको कोई उपहार दे रहा है तो आप तभी ले सकते हैं जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी, या किसी व्यक्ति विदेशी को आप कोई उपहार दे रहे हैं तो तभी दे सकते हैं जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी। तो मतलब उपहार लेना हो या देना हो, ये दोनों की दोनों जिम्मेदारी किसकी होती है, राष्ट्रपति ऊपर निर्भर करेगा। इसीलिए बेटा एक बात और है कि इससे पहले क्या था, पद्मश्री पद्म विभूषण, तो एक केस आया था जिसका नाम था बेटा बालाजी राघवन, बालाजी राघवन केस आया था बेटा। तो बालाजी राघवन केस में कहा गया, देखो उपाधियों का अंत है बेटा, आप लोग को पता है, इसमें कहा गया बालाजी राघवन केस। तो बालाजी राघवन केस में कहा गया कि ध्यान देना है कि जो पद्मश्री पद्म विभूषण ये सब कुछ मिलता है ना, तो ये क्या है बेटा, ये सम्मान है, ये सभी क्या है, सम्मान है। इसे उपाधि आप ना समझिए, ये सम्मान है, और सम्मान को नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी को पद्मश्री मिल जाता था, किसी को पद्म विभूषण मिल जाता था, तो अपने आप को सुशोभित करने के लिए फला फला ये व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो क्या हो रहा, अपने सम्मान को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो क्या है, वो सम्मान है, और सम्मान को नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। अगर किसी का भी नाम है बेटा, तो नाम के आगे सिर्फ आप क्या लगाएंगे, तो नाम के आगे सिर्फ आप क्या लगाएंगे बेटा, एजुकेशन। क्या लगाएंगे, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एजुकेशन, मतलब सिर्फ शिक्षा की चीज लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने इंजीनियरिंग कर लिया, बीटेक कर लिया, तो आप अपने नाम के आगे क्या लगा देते हैं बेटा, ईआर लगा देते हो, ईआर इंजीनियर। आजकल तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखोगे तो इसके भरमार मिलेंगे आपको। हाँ, आपने नेट जेआरएफ कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, तो आपने पीएचडी कर लिया बेटा, तो आपने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया, डॉक्टर लगा दिया। आपने एमबीबीएस कर लिया बेटा, एमबीबीएस, तो एमबीबीएस कर लिया, तो आपने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया बेटा, डॉक्टर। तो हमने ये चीजें जो उपाधि ये जो हमने प्राप्त किया है वो पढ़ाई करके प्राप्त किया है, और जो पढ़ाई करके प्राप्त करेंगे तो उसे अपने नाम के आगे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बोलो बात समझे नहीं समझे। पर अगर कोई सम्मान मिला है, कोई कुछ मिला हुआ है, तो उसे अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए तो बालाजी राघवन केस 1996 में आया था। कब आया था बेटा, 1996 में आया था, जिसमें कहा गया कोई भी सर्वोच्च सम्मान अपने नाम के आगे, अपने टाइटल के आगे टाइटल नहीं बना सकते हैं। जैसे आप लोग को बताएं क्या हो गया बेटा, पद्म श्री हो गया, क्या बेटा, पद्म श्री हो गया, हाँ, पद्म विभूषण हो गया। मतलब आप समझ सकते हैं जो भी सम्मान मिले उन सम्मानों को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। कुल मिलाकर मोटे मोटे तौर पर जान लीजिएगा, अगर उपहार कोई दे रहा है या उपहार कोई ले रहा है तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा बच्चे, राष्ट्रपति के ऊपर। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के न ही किसी विदेशी से आप उपहार ले सकते हैं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के न ही किसी विदेशी को उपहार दे सकते हैं। और सिर्फ अपने नाम के आगे आप एजुकेशनल जो भी डिग्री आपने लिया है अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। पर कोई सम्मान
कोई पद अगर आपको मिला हुआ है तो उस पद को अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। समझ आई नहीं आ गया? तो यहाँ तक कोई बातें, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो ये था पूरा आर्टिकल क्या था बेटा, समानता का अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे 14 से लेकर 18 तक, और उन सभी को हम लोग व्यवस्थित ढंग से कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, आर्टिकल 19 से 22 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, आर्टिकल 19 से 22 बेटा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि गिरफ्तारी से लेकर क्या समस्या है, अपराध से लेकर क्या चीजें हैं। तो ये सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।